डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। पिछले सेट में हम लोगों ने CHSL 2020 की जितनी भी फिलर्स थी उसमें से 36 फिलर्स हम लोगों ने पिछले वाले सेट में लगाए थे, ठीक है। और जो बचे हुए 36 क्वेश्चन हैं उनको हम लोगों को आज लगाना है, ठीक है। ये बात उसी दिन हुई थी। तो अब शुरू करते हैं हम लोग इसका पार्ट 2 आज फिलर का। और आज वाले में हम सेट नंबर 19 से सेट नंबर 19 से 36 तक करेंगे, जिसमें हमें 72 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। देखिए सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। 37 क्या कह रहा है कि आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, ठीक। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, हमें उन्हें रोक देना चाहिए था। देन एंड देयर, वहीं पर लिखा है बट इट नेवर इवन डैश टू मी दैट आई शुड, ठीक। अभी कह रहे हैं कि मुझे उनको वहीं पर रोक देना चाहिए था, पर ये बात मुझे सूझी ही नहीं, किंतु ये बात मुझे कभी सूझी ही नहीं। एक बार फिर से देखो, बट इट नेवर इवन, यहाँ तक कि, और डैश टू मी दैट आई शुड, मुझे करना चाहिए, मुझे सूझी ही नहीं। अब टू लगाना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ग्रामेटिकल वाली बात मैंने कल भी बोली थी कि दो चीज़ें देखनी होंगी आपको, ग्रामर और कंटेक्स्ट देखना होगा। तो कंटेक्स्ट क्या है, दिमाग में ये बात आना, तो अकर्ड भी होता है, और रिमाइंडेड याद दिलाना होगा, सजेस्टेड तो कोई और सजेस्ट करेगा, रिमाइंड करेगा, ये दोनों नहीं लगेगा। हैपन टू मी, ये हैपन के बाद भी सूझ होता है टू, लेकिन हैपन टू मी का मतलब होता है ना कोई चीज़ घटित होना, और अकर्ड टू का मतलब होता है मेरे बात दिमाग में आना, सूझना। तो सूझने के सेंस में, दिमाग में बात आने के सेंस में हम लोग ए वाला लगाएंगे, अकर्ड टू मी, ठीक है। दो है जिनके बाद अकर्ड लग सकता है, ठीक है। अकर्ड के बाद भी टू लग सकता है और हैपेंड के बाद भी टू लग सकता है, इन दोनों के बाद टू लगता नहीं है। तो ग्रामेटिकली इतनी बात हो गई। अब आ जाते हैं कंटेक्स्ट में। तो हैपेंड टू का मतलब होता है कोई घटना घटित होना, इसलिए ये नहीं लगेगा, और दिमाग में आने के लिए ये लगेगा, तो ठीक है। 37 का ए हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन करते हैं 36 में क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। चलो अच्छा भैया, 36 अब शुरुआत में ही लगा हुआ है डैश ऑफ। अब देख लीजिएगा कि जो भी आपको फिलर लगाना है उसके बाद ऑफ आना चाहिए, ठीक है। डैश ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड, एडल्ट्रेटेड फूड मतलब होता है मिलावटी भोजन, ठीक है ना। तो एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ, आगे लिखा है बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो मार्केट में एडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी भोजन या मिलावटी खाद्य पदार्थ बिक रहा है उससे डैश रहिए। तो क्या रहना है आपको, तो कासस या वेरी या बिवेयर ऑफ या अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जागरूक होना, और बिवेयर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से सावधान रहना। शहरों में देखो लोगों के गेट पर लिखा होता है बिवेयर ऑफ द डॉग्स, मतलब कुत्तों से सावधान। तो अब समझ लो कि भी हमें फिर यहाँ क्या करना है कि सावधान रहने के सेंस में क्या यूज करना पड़ेगा, बिवेयर ऑफ यूज करने पड़ेगा। और 38 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। और ये 39 क्या कह रहा है भाई, आ जाओ देखो। 39 में क्या है कि सी वाज ग्रेटली डैश बाय द नाइटमेयर सी हैड, बाय द नाइटमेयर, ये बाई के साथ एजेंट लगा दिया, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो वाज के साथ वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये भी सबकी थर्ड फॉर्म है। अब देखना है कि हमें अब क्या लगाना पड़ेगा। उसने डरावना सपना देखा रात में, नाइटमेयर का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही डरावना सपना। तो डरावना सपना देखने के बाद उसको क्या हो गया होगा ये बताओ आप लोग। तो डरावना सपना देखने के बाद वो क्या हो गया, परटर्ब्ड हो गई, घबरा गई, कि ड्रीडेड का मतलब क्या हुआ, डर गई, कि ट्रेम्बल्ड का मतलब कांपने लगी, फियर्ड मतलब डराना होता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि ड्रीड का मतलब क्या होता है, डरना, और फियर्ड का मतलब डराना। तो डरावना सपना देखने के बाद उसने डराया कि डरी, तो डराया नहीं होगा, वो क्या होगा, डर गई होगी। परटर्ब्ड का मतलब होता है घबरा जाना। तो अगर ये ना लिखा होता बी वाला, तो ये वाले पर भी ठीक ठाक था ऑप्शन वो भी। तो सबके सब करीब करीब उसी से मिलते जुलते हैं। तो परटर्ब्ड होता है एक सिचुएशन से आदमी घबरा जाता है, और ट्रेम्बल डर के कांपने लगता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूटेबल है ना ड्रीडेड।
अब चूँकि डर जाना वाला दिया हुआ है तो फिर वही लगाएंगे हम लोग, बी वाला ऑप्शन रीडर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। अब 40 नंबर में क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा शेखर गुप्ता इज़ वन ऑफ द डैश जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, शेखर गुप्ता इज़ वन ऑफ द डैश जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। तो कैसे जर्नलिस्ट होंगे भाई, एक्सपोनेंट जर्नलिस्ट होंगे या फिर इमिनेंट होंगे या पर्टिनेंट होंगे या इमिनेंट होंगे। ठीक है ना, तो कौन सा इमिनेंट इसमें हमें यूज करना है। ये वाला जो बी में इमिनेंट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है तत्काल, तुरंत, कहते नहीं इमिनेंटली या इंस्टेंटली, ये तत्काल है तो ये तो लगेगा नहीं। एक्सपोनेंट लगेगा नहीं। पर्टिनेंट मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू या ढीठ के लिए यूज किया जाता है पर्टिनेंट। ठीक है, तो अब ये लगेगा नहीं, रिलेटेड भी नहीं लगेगा। अब क्या बचा, इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट, फेमस के सेंस में आता है। तो आप फेमस के लिए यूज कर सकते हो उसको, इम्पोर्टेंट के लिए यूज कर सकते हो। तो जर्नलिस्ट के लिए, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन यहाँ पर जो एडजेक्टिव के रूप में है वो इमिनेंट है। अच्छा है ये। आ जाओ 41 पे। तो 41 में क्या कह रहे हैं, 41 में कह रहे हैं द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प, दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प द, अब विल हेल्प द डैश, अब द लग गया है तो यहाँ नाउन आना चाहिए। द डैश अंडरस्टैंड द डिफरेंस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो किसकी मदद करेंगे ये दिया है, जो ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम है वो स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझने में मदद करेगा। तो यहाँ पर भी वो कैंडिडेट होंगे, ये जो स्टूडेंट होंगे कैंडिडेट होंगे वही लगाना है। तो स्टूडेंट कैंडिडेट के लिए पार्टिसिपेंट्स ठीक है, ट्रेनर नहीं है, ट्रेनर नहीं हो सकता, ट्रेनी होता तो ठीक था। ट्रेनर जो सिखाते हैं उनको कहा जाता है, ट्रेनी उनको कहते हैं जिन्हें सिखाया जाता है। तो अगर यहाँ ट्रेनी लिखा होता, ये ट्रेनी तो हो सकता था। क्रिटिक्स की मदद करेगा, ऑर्गेनाइजर्स की मदद का, ये नहीं होगा। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है पार्टिसिपेंट्स का, आप यही लगाइए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहे हैं कि हैव यू चेक्ड, क्या आपने चेक किया है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहे हैं कि हैव यू चेक्ड इफ़ वी हैव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। क्या हमने चेक किया है, क्या आपने चेक किया है कि हमारे पास लोकेशन की, उस लोकेशन की डैश इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन होनी है, इनएडिकेट इंफॉर्मेशन, इनएडिकेट निगेटिव वर्ड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ये हो सकता है, इनसफिशिएंट क्यों होगी। प्रोफ्यूज, तो प्रोफ्यूज यहाँ लगेगा नहीं, बहुत डीप के लिए यूज़ किया जाता है, डीप इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस चीज़ की है या नहीं है। तो 42 में का क्या आंसर होगा, बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, 43 में कह रहे हैं कि थंडर एंड लाइटनिंग वाज डैश विद हैवी रेन। तो थंडर एंड लाइटनिंग वाज डैश विद हैवी रेन, एक्रूड विद हैवी रेन। तो एक्रूड का क्या मतलब होता है, लाभ या हानि होना। तो यहाँ लाभ हानि का कोई लेना देना नहीं है। अकस्टम्ड आदत के लिए लगेगा। अकॉर्डेड का मतलब कि अकॉर्डिंग होगा, एग्री विद में हो जाएगा, ये होगा नहीं। अकम्पनीड विद, हाँ ठीक है, अकम्पनीड विद का मतलब क्या होता है, साथ साथ आना। क्या हो गया, साथ साथ आना। तो थंडर और लाइटनिंग तो मतलब क्या हुआ, रेन के साथ साथ थंडर और लाइटनिंग आई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, अकम्पनीड विद, ये ज़्यादा सूटेबल है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 में। क्या कह रहे हैं 44 में, अनएबल टू चेक हर डैश, उसकी डैश चीज चेक करने में असमर्थ। एलिस रैन आफ्टर द रैबिट, ठीक है ना, डाउन द रैबिट होल। ठीक, अब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा,
तो उसकी डैश चीज़ ना चेक कर पाए, मतलब अपनी क्या कहते हैं, डैश चीज़ को रोक ना पाया, ये चेक मतलब रोक पाने के लिए होगा। अपनी डैश चीज़ को रोक ना पाने के नाते एलिस रैबिट के पीछे 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 दौड़ती गई या दौड़ता गया। एलिस लड़की होगी, दौड़ती गई रैबिट के होल तक। तो क्या चीज़ नहीं रोक पाई? क्यूरियसिटी नहीं रोक पाई, कि विजडम नहीं रोक पाई, कि नर्वसनेस नहीं रोक पाई, कि प्लेजर नहीं रोक पाया। तो 44 में कोई बच्चा है तो क्या नहीं रोक पाया होगा? अपनी क्यूरियसिटी को नहीं रोक पाया, अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया, अपनी क्यूरियसिटी को रोक नहीं पाया और रैबिट के पीछे पीछे उसकी बिल तक गया। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि हेल्थ विल ऑफर अ डैश ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, हेल्थ विल ऑफर अ डैश ऑफ प्रोग्राम्स। तो प्लेथोरा ऑफ प्रोग्राम्स ये हो सकता है, स्केल ऑफ प्रोग्राम्स, फ्यू ऑफ प्रोग्राम्स ये लगेगा नहीं, ब्रांच ऑफ लगेगा नहीं। ये प्रोग्राम्स लिखा है तो अधिक संख्या में आ जाएगा ना, तो बहुत अधिक संख्या में, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अ प्लेथोरा ऑफ। ठीक है ना, अ प्लेथोरा ऑफ में प्लेथोरा का मतलब होता है किसी चीज़ की अधिकता, एक्सेस मतलब सफिशिएंट, बहुत अधिक मात्रा में इसके लिए लगता है। चलो आते हैं, धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 46 पर। 10 क्वेश्चन करने हो गया हमारा। तो कह रहे हैं कि इट हैज़ बीन अनाउंस्ड दैट आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 2 months, करीब 2 महीने के गैप के बाद डोमेस्टिक फ़्लाइट सर्विसेज विल डैश फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो 2 महीने के गैप के बाद डोमेस्टिक फ़्लाइट्स अगले हफ्ते से डैश हो जाएंगी, तो मतलब शुरू हो जाएंगी। तो मतलब क्या हुआ? आफ्टर अ डैश गैप, इसका मतलब क्या हुआ? पहले शुरू थी, पहले क्या थी? पहले चलती थी, बीच में बंद हो गया, अब फिर चलेंगी। तो कोई चीज़ चलती थी, बंद हो गई, फिर से शुरू हो गई, तो उसको फिर से स्टार्ट होने को हम लोग क्या कहते हैं? रिज्यूम। कोई चीज़ आप देख रहे हो टीवी वगैरह पे, टीवी पे नहीं, मोबाइल वगैरह पे देख रहे हो, आधे पे रोक दो, फिर से चलाओ, तो पूछता है रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब जो चीज़ वहाँ पे रोकी थी वहाँ से फिर से शुरू करना। तो ये डोमेस्टिक फ़्लाइट सर्विसेज हैं, ये भी कोरोना की वजह से कुछ दिनों के लिए रुकी हुई थी, इन्हें फिर से स्टार्ट करना है। तो फिर से स्टार्ट करने के लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन सूटेबल आएगा? प्रोसीड के लिए तो नया हो जाएगा, एडवांस के लिए नया हो जाएगा, ये दोनों लगेगा नहीं। रिज्यूम पहले से चल रहा था, बीच में रुका, फिर से स्टार्ट करना है, रीटेक यहाँ होगा नहीं। ठीक है ना, तो रिज्यूम आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा आया 47। क्या कह रहे हैं 47 में? कि साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर एंगेज्ड, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस बात में लगे हुए हैं। इन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, चारों ऑप्शन में आईएनजी फॉर्म लगी है। किस बात में लगे हैं? कि हाउ टू फाइंड द वैक्सीन फॉर कोविड-19। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं बताओ? इंस्पेक्ट कर रहे हैं। साइंटिस्ट इंस्पेक्ट करता है क्या? नहीं, तो ये पुलिस का काम होता है इंस्पेक्ट करना, साइंटिस्ट का काम नहीं होता है, वो इंस्पेक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट का काम नहीं है। इन्वेस्टिगेट करना, बताओ कि इन्वेस्टिगेट भी सीआईडी सीबीआई का काम होता है। रिसर्च करना ये होता है साइंटिस्ट का काम। स्क्रूटिनाइज करना साइंटिस्ट का काम नहीं होता, तो साइंटिस्ट का काम होता है रिसर्च करना। यहाँ पर आपको सेंस क्या लेना पड़ा? कंटेक्स्ट लेना पड़ा। ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट मतलब साइंटिस्ट के कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होगा? रिसर्च, क्योंकि साइंटिस्ट लोग रिसर्च ही किया करते हैं। आगे आ जाओ 48 में। 48 में है द मार्किंग ऑफ आंसर पेपर्स। जो आंसर पेपर्स की मार्किंग है इज डैश आउट बाय द कोर्स टीचर। ठीक है ना, तो मतलब इस काम को जो करता है, और क्या आंसर मार्किंग कौन करता है? डैश आउट बाय कोर्स टीचर, जो कोर्स पढ़ाता है वही टीचर तो करेगा, तो कोर्स टीचर उस काम को करता है। कोई कार्य पूरा करना या कुछ करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैरीड आउट। चेकआउट नहीं होता, होटल से निकलने को चेकआउट कहते हैं। क्रॉस आउट, क्रॉस के बाद आउट नहीं लगता है, और डन के बाद भी आउट नहीं लगता है। ये आउट किसके साथ लग सकता है? दो के साथ, कैरी आउट और चेक आउट, दो ही जगह आउट लग पा रहा था। ठीक है, कैरी आउट और चेक आउट दो हो गया, इन दोनों के साथ आउट नहीं लगेगा। और चेकआउट होटल से निकलने को कहते हैं। अब ये गलत हो गया, अब क्या आया आपके पास? कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना। आपका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49। क्या कह रहे हैं? कि सी मेड एन डैश टू ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग जंप।
तो किसी रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए क्या की जाती है? तो रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए अटेम्प्ट किया जाता है कि अटैक किया जाता है कि इंटेंशन किया जाता है कि एक्सरसाइज की जाती है? तो अटेम्प्ट किया जाता है, अटैक नहीं। रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए अटैक नहीं होता, इंटेंशन नहीं। हाँ, इंटेंशन होता है लेकिन मेक एन इंटेंशन नहीं होता। यहाँ पे हमें ये भी देखना है ना कि मेड एन, तो हमें जो भी चीज़ यूज करनी है वो मेक एन के साथ लगाना है। मेक एन अटेम्प्ट हो सकता है, मेक एन अटैक नहीं होता, मेक का अटैक नहीं होगा, मेक का इंटेंशन नहीं होता और मेक एन एक्सरसाइज भी नहीं होती, मेक एन अटेम्प्ट ही होता है। तो पहले वाला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मेक के साथ वही लग सकता है। अब आ जाओ 50 पर। तो 50 में क्या कह रहे हैं भाई? 50 में कह रहे हैं कि एज फार एज ही इज़ डैश, ठीक। तो एज फार एज ही इज़ डैश, जहाँ तक उसकी बात है, ही विल लव टू अटेंड द पार्टी, ठीक। ही विल लव टू अटेंड द पार्टी का मतलब क्या हुआ? जहाँ तक उसकी बात है, ही विल लव टू अटेंड द पार्टी में एज फार ही इज एंग्जियस या एज फार एज ही इज इंटरेस्टेड, एज फार ही इज कन्फाइंड, एज फार ही इज कंसर्न्ड। तो जहाँ तक उसका मामला है, जहाँ तक उसकी बात है, तो हम लोग क्या लगाते हैं? कंसर्न यूज करते हैं, ठीक है। एज फार एज ही इज कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरी बात है, इस सेंस में हम लोग कंसर्न यूज करते हैं, ठीक है ना। एग्जियस और इंटरेस्टेड और कन्फर्म्ड नहीं, कंसर्न का यूज़ किया जाता है ऐसे में, ठीक है। यूज़ करते हैं। आ गए हम 51 पे। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि कोर्स हेल्प इन द रिजोल्यूशन ऑफ डैश इशूज़। कोर्स हेल्प करता है इस तरह के इशूज़ के रिजोल्यूशन में, मामलों के समाधान में। कैसे मामलों के समाधान में कोर्ट हेल्प करता है? देखो, प्रिजम्पचुअस का मतलब होता है घमंडी मामले, तो यहाँ घमंडी ह्यूमन के लिए लगता है, मामलों के लिए नहीं। कंटेम्पचुअस का मतलब होता है घिनौने या घृणित मामले, ऐसे लगेगा नहीं। कंटेंसस का मतलब होता है विवादित मामले, ये आ गया आपके काम की चीज़। कोर्ट के काम की चीज़ क्या है? विवादित। और कंसेंसस का मतलब क्या होता है? बड़ा ही सतर्क, बड़ा ही बुद्धिशील। तो ये कंसेंसस समझदार के लिए नहीं लगेगा। मामले के लिए सबसे सुटेबल कौन सा हो गया? विवादित। और कोर्ट के रेफरेंस में क्या लगेगा? आप रेफरेंस देख लो, तो यहाँ पर एक कोर्ट दिया हुआ है, यहाँ मामला दिया है, तो कोर्ट और मामले में हम क्या कर लें? कंटेंसस, विवादित मामले ही कोर्ट का काम है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? इसमें सी हो गया। अब आ जाओ 52 पर। तो 52 में क्या कह रहे हैं भाई? ही वॉज नॉट रेडी एट फर्स्ट टू कम विद अस फॉर द पिकनिक बट वी डैश हिम। तो ही वॉज नॉट रेडी एट फर्स्ट टू कम विद अस फॉर द पिकनिक, वो हमारे साथ पिकनिक पर आने को राजी नहीं था, बट वी डैश हिम, पर हमने उसको राजी कर लिया। तो अब क्या करोगे? कंसल्टेड हिम, कंसल्टेड होता किसी से संपर्क करना, राजी करना नहीं। बट वी कंट्रोल्ड हिम, ये भी नहीं। आइसोलेटेड हिम, हम उसको छोड़ दिए। तो छोड़ दिए इसलिए लगा होता तो छोड़ देते, बट लगा हुआ है तो छोड़ दिए होगा नहीं। तब क्या होगा? परसुएडेड हिम। परसुएडेड का मतलब होता किसी को मना लेना, राजी कर लेना अपनी बात पर, ठीक है ना। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 53। और ड्यूरिंग द सुनामी, आप लोगों को याद है कभी सुनामी आई थी, तो ड्यूरिंग द सुनामी माई फैमिली टुक डैश इन अ गेस्ट हाउस ऑन द हिल। तो सुनामी आई थी तो घर बार बर्बाद हो गया था। तो ये लोग कहाँ मतलब शरण लेने की बात आएगी ना, टेक के साथ क्या होगा? जब सुनामी आएगी, घर बार बर्बाद हो जाएगा, तो टेक के बाद हम क्या लेंगे? यहाँ शरण लेने वाली कोई बात आएगी, सहारा लेना। तो टेक रिट्रीट होगा नहीं भाई ना। रिट्रीट क्या किस सेंस में आता है? तो रिट्रीट होता है विश्राम स्थल होता है ना, जहाँ हम लोग आराम करते हैं, उसको कहते हैं। शरण नहीं होता, ये विश्राम स्थल होता है। आप कहीं जा रहे हो, थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुके, वो होता है। तो ये नहीं है यहाँ पे सूटेबल, मुसीबत के लिए नहीं होता है वो। हार्बर बंदरगाह होता है, ये भी नहीं होगा। टेक रिफ्यूज़, हाँ ये लगेगा शरण के लिए। प्रोटेक्शन मतलब वो सुरक्षा होती है, तो ये शरण के लिए आए हैं ना, तो प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि क्या हो गया यहाँ पे? सूटेबल होगा सी हमारा, ठीक है। तो 53 का सी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आए हमारा क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में क्या है? तो कैन यू प्लीज़ डैश मी इन सॉर्टिंग आउट दीज फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर।
तो कैन यू प्लीज़ डैश मी, तो क्या करेंगे आप बताइए। सॉर्ट आउट करना है भाई। देखो कंप्यूटर पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फाइल्स हैं, उसको सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट का मतलब क्या हुआ, कुछ मदद करना है, कम करना है। तो मदद करने के सेंस में क्या आएगा, हैंडल मैंने बाधा डालना, असिस्ट मैंने सहायता देना, और कनाइव होगा नहीं, ये षड्यंत्र रचने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब फाइल सॉर्ट आउट करने के लिए क्या आप मुझे कनाइव करेंगे, मिलकर षड्यंत्र करेंगे, तो यहाँ मिलकर षड्यंत्र नहीं होगा। एबेट का मतलब होता है कोई चीज़ खराब चल रही है तो उसको उकसा देना और भड़का देना, आग में घी का काम करना, ये होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए असिस्ट किया जाता है किसी को। और अब रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 में क्या कह रहे हैं कि दिस डेज यू कैन ट्रांसफ़र मनी डैश फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। तो आजकल आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे, पब्लिकली। अब यहाँ पब्लिकली का क्यों ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंटली का मतलब तुरंत, हाँ ये हो सकता है पल भर में। हैविली और क्लियरली का कोई लेना देना नहीं है, तो तुरंत आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या होगा, इंस्टेंटली होगा, ठीक है ना। तो कंटेक्स्ट में ही आ रहा है, सबके सब तो एडवर्ब ही हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 56। देखो ये क्या कह रहे हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग, ठीक है ना, हेविंग, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द माउंट एवरेस्ट चेंजेज यू, ठीक है। तो एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग, एक्चुअली ये हैविंग नहीं है, हैविंग क्लाइम्ड। आप अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं तो एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू माउंट एवरेस्ट, आगे लिखा है चेंजेस यू, वो तुम्हें बदल देगा, वो आपको बदल देगा। कैसे बदल देगा, रेयरली बदलेगा कि कम्प्लीटली बदलेगा कि फ्रिक्वेंटली बदलेगा कि रेगुलरली बदलेगा। तो अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं तो ये रेयरली नहीं, ये तो निगेटिव सेंस में आएगा। कम्प्लीटली चेंज करना चाहिए आपको, ये कम्प्लीटली चेंज करेगा। फ्रिक्वेंटली, अब इसमें फ्रीक्वेंसी की तो बात ही नहीं है ना, रेगुलरली या रेगुलरिटी या फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं है। तो वो क्या चेंज करेगा, आपको कम्प्लीटली चेंज करेगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी लगाना ही नहीं था, और बाकी ए वाला, सी वाला, डी वाला फ्रीक्वेंसी में दिया है, जबकि लगाना है अमाउंट में कितना बदलेगा, तो कम्प्लीटली बदल देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो 57 में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सोली सौरभ जी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सोली सौरभ जी, लिसनिंग टू केसेस बीइंग आर्गूड इन कोर्ट। सोली सौरभ जी क्या थे, क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल थे। वो कह रहे हैं उनके अनुसार कोर्ट में केसेस को सुनना, लिसनिंग टू केसेस बीइंग आर्गूड, जो कोर्ट में केसेस जिन पर बहस चल रही हैं, कैन बी डैश, ये डैश हो सकता है, बट देयर आर हायर मोमेंट्स टू, लेकिन यहाँ पर बड़े हायर मोमेंट्स भी होते हैं। बट के बाद हायर मोमेंट्स की बात की है, तो इसका मतलब इसके पहले निगेटिव बात हो रही। तो इंटरटेनिंग निगेटिव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। टीडियस ये निगेटिव है, हो सकता है। लिवली निगेटिव नहीं है, ये नहीं होगा। फन निगेटिव नहीं है, नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको थोड़ा कंटेक्स्ट, थोड़ी ग्रामर लगानी पड़ी। कैसे लगाए कि देखो, बट के बाद अगर आप अच्छी बात कह रहे हैं तो बट के बाद आप बट के पहले फिर ख़राब बात कहेंगे। तो यहाँ ख़राब बात के सेंस में हमको एक टीडियस लगा। टीडियस मतलब क्या होता है, बोरिंग, उबाऊ। वैसे टीडियस होता है जब हम कोई काम करके थक जाते हैं तब, ठीक है। और ये तो बैठे बैठे थक गए हैं, उसको क्या कहते हैं, उबाऊ कहते हैं, टीडियस हो जाता है। ठीक है, अगला वर्ड देखो, वर्ड नहीं, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहे हैं कि कोर्ट्स आर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज दे आर एक्सपेक्टेड टू सी दैट इट इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टेड। कोर्ट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डैश हैं। तो कहा जाता है ना कि कोर्ट हमारे संविधान की रक्षक है, क्योंकि कोर्ट का ये काम है कि ये देखें कि संविधान का सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कोर्ट को हम क्या मानते हैं, संविधान का रक्षक मानते हैं। तो संविधान का ये डिक्टेटर्स तो होगा नहीं, संविधान का लीडर्स होगा नहीं, संविधान के मास्टर्स होगा नहीं। सेंटिनल्स का मतलब क्या होता है, आपके लिए शायद नया वर्ड हो, संविधान का इसे सेंटिनल कहते हैं, प्रहरी, संतरी जिसको कहते हैं। संतरी आपने सुना होगा, संतरी जो देश की रक्षा करता है वो संतरी, हमारा वो पासबा हमारा हिमालय के लिए कहा गया है।
तो सेंटिनल्स का मतलब संतरी या प्रहरी, तो यही आ जाएगा, संविधान की रक्षा करने वाला संविधान का प्रहरी है कोर्ट, ठीक है। सुटेबल कंटेक्स्ट में देखना पड़ा, मीनिंग क्या था सारे। अब आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 59 में, ऑल द डैश कैंडिडेट्स, ऑल द डैश कैंडिडेट्स सारे वो कैंडिडेट हु टेक द टेस्ट विल रिसीव स्कोर कार्ड्स, जितने भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उन सबको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। कैसे, यहाँ ऑल द डैश कैंडिडेट, अब ये पहला वाला लिखा एलिजिबल, ILLE वाला जो एलिजिबल होता है इसका मतलब होता है जो पढ़ने में ना आए, जो पढ़ने लायक ना हो। ये क्या होता, अपठनीय, मतलब क्या हुआ, दैट विच कैन नॉट बी रीड ड्यू टू मिसस्पेल्ड या बैड हैंड राइटिंग, कैकोग्राफी, मतलब वो पढ़ने लायक नहीं है, बहुत पढ़ने में अस्पष्ट है, गंदा लिखा है या फिर इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब क्या होता है, एलिजिबल माने योग्य होता है, ये किसी जॉब वगैरह के लिए, एग्ज़ाम वगैरह के लिए क्राइटेरिया जो होती है उस योग्यता के लिए। एंटाइटल्ड का मतलब जिसका हक हो, और एलिजिबल का मतलब क्या होता है, जो जिसको कानूनन योग्य हो। तो यहाँ कानून वगैरह की बात नहीं है भाई, कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये वाला एलिजिबल है। एग्ज़ाम की योग्यता के सेंस में ये जो बी वाला एलिजिबल लिखा है वही यूज़ किया जाता है, ये वाला एलिजिबल नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये तो कानून के लिए लगता है एलिजिबिलिटी, ठीक है। अगला आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहे हैं 60 पर, यू आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, आप यू आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। तो फिर यू के लिए देखो सबके सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगे हैं, देमसेल्व्स लगा है, माई सेल्फ लगा है, इट सेल्फ लिखा, योर सेल्फ लगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमें ग्रामर देखनी पड़ेगी यहाँ। तो किसके लिए लगा रहे हैं, यू के लिए लगा रहे हैं, यू के लिए यहाँ लगाओगे तो योर सेल्फ ही तो लगेगा भाई, यू के लिए योर सेल्फ लगाओगे। अब इतना सारा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, थोड़े सा भी बुद्धि लगाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, इतना मासूम सा बेचारा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 61, पीपुल हैव ओवरकम पॉवर्टी, ठीक है ना, लोग गरीबी पर ओवरकम कर चुके हैं। ओवरकम का मतलब क्या हुआ, से उबर पाना, उसको जीत लेना, ठीक है। ड्रग एडिक्शन पर लोग ओवरकम कर लिए हैं, अब्यूज़ पर ओवरकम कर लिए हैं, डाइवोर्स पर ओवरकम कर लिए हैं, मेंटल इलनेस पर कर चुके हैं, और वर्चुअली एवरी डैश नोन टू मैन, ठीक है ना, और वर्चुअली लगभग हर वो डैश नोन टू मैन जो इंसान को पता थी। तो 61 में आप क्या लगाएंगे, ठीक है। तो 61 में आ जाओ, डिस्प्यूट का मतलब क्या हो जाता है, विवाद, तो आदमी विवाद पर ओवरकम कर चुका है, अभी नहीं कर चुका है। और डेफिएंस का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, वायलेट करना, डिसोबे करना, ये हो गया उल्लंघन करना, तो ये भी नहीं आ रहा है करीब। ऑब्जेक्शन है और चैलेंज है, तो ऑब्जेक्शन ठीक है, ऑब्जेक्शन विरोध के लिए आएगा और चैलेंज चुनौतियों के लिए आएगा। तो ये सारी चुनौतियाँ थीं, आदमी किसको ओवरकम किया है भाई, चुनौतियों को, चैलेंजेस को ओवरकम किया है, ठीक है ना। ये हमारे सामने पॉवर्टी एक चैलेंज था, ड्रग एडिक्शन एक चैलेंज था, ठीक है, डाइवोर्स तलाक है, और सब तमाम तरह के हमारे सामने चुनौतियां थी, चैलेंजेस थी, हमने उन चैलेंजेस को जीत लिया है। तो ये चैलेंजेस के लिए आएगा। ओवरकम करना एक्चुअली इसी के लिए लग ही सकता है। ओवरकम का मतलब क्या हुआ, मुश्किलों पर जीत लेना। अब ऑब्जेक्शन पर जीतेंगे कि डेफिएंस पर जीतेंगे कि डिस्प्यूट पे जीतेंगे, ये जीत ही नहीं सकते। जीतने वाली चीज़ क्या है, चैलेंज है, ठीक है। आगे बढ़ो, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 पे क्या कह रहे हैं कि द क्रेज फॉर टॉकिंग सेल्फीज, टेकिंग सेल्फीज, ये टेकिंग है भाई, टॉकिंग लिखा हुआ, कभी कभी ये थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, टेकिंग है। तो द क्रेज फॉर टेकिंग सेल्फीज हैज़ ओनली इंक्रीज आवर डैश विद आवर ओन इमेजेस, ठीक है ना। तो क्या हो गया है, इसमें क्या चीज़ बढ़ा दी है, हमें अपनी इमेजेस के साथ क्या चीज़ बढ़ गई है, तो हमारी अपनी इमेजेस के साथ इम्प्रेशन बढ़ गया है। देखिए आजकल जो सेल्फी लेने का क्रेज चल रहा है, ये क्या शो करता है कि हमें अपनी इमेज, अपनी ही फ़ोटो के प्रति क्या हो गया है, इम्प्रेशन बढ़ गया है, नहीं एक्सप्रेशन बढ़ गया है, नहीं ऑब्सेशन बढ़ गया है, हाँ प्रोजेक्शन बढ़ गया है, नहीं। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, जुनून बढ़ गया है।
तो आजकल जो सेल्फ़ी लेने का फैशन चल रहा है वो ये साबित करता है कि हमें अपनी ही फ़ोटो, अपनी ही इमेज के प्रति जुनून आ गया है, पागलपन छा गया है लोगों में। कुछ लोग तो मर जाते हैं, ऐसी ऐसी सेल्फ़ी लेने लगते हैं। ट्रेन से लटक के सेल्फ़ी ले रहे हैं, बताओ इतना भी क्या जुनून है सेल्फ़ी का भाई, जान जोखिम में डाल रहे। अच्छा, इफ़ आवर प्रोडक्ट डज नॉट मीट योर डैश, अगर हमारा प्रोडक्ट आपकी डैश को पूरा नहीं करता, यहाँ मीट का मतलब हो गया ना पूरा करना, अगर हमारा प्रोडक्ट आपकी डैश को पूरा नहीं करता तो वी विल रिफ़ंड योर पेमेंट इन फुल, तो हम आपका पूरा पेमेंट लौटा देंगे। अब बताओ कि हमारा प्रोडक्ट आपकी किस चीज़ को पूरा करता है? प्रोक्योरमेंट को पूरा करेगा, ये खरीद होगी ना। रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, हाँ। एडवर्टाइजमेंट को पूरा करेगा ना। प्रिंसिपल्स को पूरा करेगा ना। हमारा प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? बी हो गया। कंटेक्स्ट में यही है, बाकी ग्रामर में सारे ठीक थे। तो ज़्यादातर फेलर तो कंटेक्चुअल ही हैं भाई। अब आ जाओ, जैसे ये देखो, देयर इज़ एन, वहाँ पर एक क्या है, देयर इज़ एन डैश इन द एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर अ कॉपीराइटर। तो कॉपीराइटर का मतलब होता है ना जो कॉपी करके लिखा करता है। तो एक कॉपीराइटर के लिए एडवर्टाइजिंग कंपनी में एक डैश है, क्या है? एक ओकेज़न है, या एक इंसिडेंस है, या एक ओपनिंग है, या एक इंस्टेंस है। तो ओकेज़न मतलब एक अवसर है, तो ये अवसर नहीं, ये अपॉर्चुनिटी होता तो लगा देते। ये ओकेज़न होता है, कोई ओकेज़न सेलिब्रेट करने वाला होता है, वो वाला अपॉर्चुनिटी वाला ओकेज़न ये नहीं होगा। इंसिडेंस होगा, कोई घटना होगी नहीं। इंस्टेंस कोई उदाहरण होगा नहीं। ओपनिंग का जानते हो मतलब होता है, ओपनिंग का मतलब होता है नौकरी, ठीक है। यहाँ जो ओपनिंग का मतलब है वो है नौकरी है, जॉब है, तो यही वाला सेंस ठीक है। अब आप कहोगे कि हमको नहीं पता ओपनिंग का ये मतलब, बच्चा अब नहीं पता, इसीलिए तो वोकैब कहता हूँ कि आप अपनी वोकैब बढ़ा लीजिए। आपको एक वर्ड का दूसरा यूज़ नहीं पता होगा और यहीं आप मात खा जाएंगे। अगर आपको ये पता है ओपन माने खोलना, ओपनिंग माने उसी का जिरन, तो खाली खोलने के लिए नहीं ओपन लगा हुआ है, ठीक है। तो एक वर्ड को कितने अलग अलग सेंस में हम यूज़ करते हैं, ये आपका अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। आप इसके लिए वोकैब को इम्प्रूव करिए, वरना इस तरह के क्वेश्चन तो रह ही जाएंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, आई एम सॉरी टू डैश ऑन यू। अब देखो ऑन लगा है यहाँ पर, अब हमें ग्रामर से हेल्प मिल जाएगी कि किसके किसके बाद ऑन लग सकता है। अगर दो ऐसे मिले जिसके बाद ऑन लग सकता है तो फिर हम कंटेक्स्ट को देखेंगे। अगर एक ही है जिसके बाद ऑन लग सकता है तो ग्रामर से ही हमारा काम बन जाएगा। अब देखें, इंस्ट्रक्ट के साथ ऑन नहीं लगता है, ठीक है, ये नहीं होगा। इंटरफियर के साथ ऑन नहीं लगता है, ठीक है। इंटरफियर के साथ लगता भी है तो विद लगता है ना, इंटरफियर विद। और मैटर में होगा तो इन होगा। इंट्रूड है, इसके बाद ऑन लगता है। और इंटरप्ट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो दो हैं जिसमें प्रीपोजिशन लगता है, इंटरफेयर में विद लगता है और इंट्रूड में ऑन लगता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। अब भी बताने की ज़रूरत है क्या? तो क्या लगा? हमारा सी लगा। अब इंट्रूड का मतलब क्या होता है? इंट्रूड का मतलब होता है कि आप घुसपैठ करना, ठीक है ना। तो इंट्रूड मतलब घुसपैठ, इंट्रूडर कहा जाता है ना घुसपैठिया को। आप बिना परमिशन के किसी के अधिकार क्षेत्र में घुस रहे हैं तो उसको कहते हैं इंट्रूड करना, ठीक है। इसीलिए आतंकवादियों को इंट्रूडर कहा जाता है जो बिना परमिशन के हमारे एरिया में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में है, द टीम लीडर आस्क्ड फॉर अ डैश रिपोर्ट। टीम लीडर ने डैश रिपोर्ट मांगी है टू बी गिवन, ठीक है। आगे लिखा इन नॉट मोर देन 1 पेज। अब आगे वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन, वो हमारा सारा काम बना दिया। जब कहते हैं इन नॉट मोर देन, क्या बोल रहा हूँ, इन नॉट मोर देन 1 पेज, तो इन नॉट मोर देन 1 पेज का मतलब जो रिपोर्ट होगी वो क्या होगी? शॉर्ट रिपोर्ट होगी। छोटे में चाहिए ना, संक्षिप्त चाहिए इनको, तो हमें ऐसा ही आंसर ढूंढना होगा। कंपाउंड रिपोर्ट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कर्ट मतलब रूखी सूखी, ये होगा नहीं। कंसाइज रिपोर्ट, ये छोटी होगी। कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट बिल्कुल नहीं होगी। तो कंसाइज रिपोर्ट, संक्षेप में, शॉर्ट में रिपोर्ट मांगी उन्होंने। 66 का क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अब आ जाओ 67 में। 67 में प्लीज़ कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चनर डैश एंड
रिटर्न इट टू अस, और ये क्वेश्चनर प्रश्नावली पूरा करिए और हमको लौटा दीजिए। तो अब क्वेश्चनर वगैरह क्या होता है, जैसे कोई चीज़ होती है, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई बुक वगैरह लेते हैं, तो उस बुक के साथ जैसे फीडबैक होता है, फीडबैक के 4-5 क्वेश्चन होते हैं। आपको ये बुक कैसी लगी, आप उन्हें ये बुक इस बुक के बारे में कहाँ से सुना, इस तरह से 3-4 फीडबैक के क्वेश्चन होते हैं, तो उसी को क्वेश्चनर कहते हैं। तो बुक के साथ अटैच रहता है, वो एक पन्ने में लगा रहता है। तो इन्होंने कहा कि बुक के साथ, बुक यहाँ नहीं लिखा है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसके साथ अटैच्ड जो क्वेश्चनर है उसको भर के लौटा दीजिए। तो अब चलिए आप देखिए आपका ऑप्शन क्या होगा, सेपरेटेड क्वेश्चनर को, या कंक्लूडेड क्वेश्चनर को, या अटैच्ड क्वेश्चनर को, या एक्सक्लूडेड क्वेश्चनर को। तो एक्सक्लूडेड होगा नहीं, अटैच्ड होगा, और ये दोनों होंगे नहीं, क्योंकि उस प्रोडक्ट के साथ ये जो क्वेश्चनर है वो अटैच्ड है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन और बचे रह गए हैं। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 पर। वी एडमिट स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स को एडमिट करते हैं विद डैश एकेडमिक बैकग्राउंड, डैश एकेडमिक बैकग्राउंड के। अब ये आगे लाइक लगा के एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा यहाँ क्या लगेगा। लाइफ साइंस वाले बैकग्राउंड को, फिजिकल साइंस वाले बैकग्राउंड को, या बिजनेस वाले बैकग्राउंड को, या कॉमर्स वाले बैकग्राउंड को। तो अब अलग अलग हो गया ना, लाइफ साइंस हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, बिजनेस हो गया, कॉमर्स हो गया, तो इसका मतलब सब अलग अलग हो गए। अलग अलग बैकग्राउंड का मतलब क्या हुआ, तो हो गया डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हो गए, डिफरेंट बैकग्राउंड के हो गए। तो ये हो गया यहाँ पर। तो आगे जो कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपका आगे जो लिखा होगा उससे पता चल जाएगा कि यहाँ क्या लगाना है, इसलिए पूरा पढ़ने के बाद ही कोई डिसीजन लिया करो। तो क्या लगेगा, डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चों को हम अपने यहाँ एडमिशन लेते हैं, और सिमिलर, सिंपल और सेम होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था लाइक के बाद वहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिली। अगला है ऑफ ऑल द इमोशंस, हमारे पास जितने भी इमोशंस होते हैं उनमें से दैट डैश, ठीक है ना, थ्रू मी, जो भी इमोशंस मेरे अंदर उठे थे, उभरे थे, उनमें एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ द एवरेस्ट, जब मैं एवरेस्ट की समिट का मतलब क्या होता है, चोटी पर, कोई माउंटेनियर है जो पहाड़ की चोटी पर गए हैं, कह रहे हैं कि जब पहाड़ की एवरेस्ट की चोटी पर हम खड़े थे तो कैसी कैसी फीलिंग इनके अंदर आ रही हैं। आगे लिखा है द डोमिनेंट वन, उसमें जो डोमिनेंट फीलिंग थी वो क्या था, आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी, जो सबसे डोमिनेंट फीलिंग थी वो थी ह्यूमिलिटी। तो फीलिंग्स जब मन में उठती हैं तो उसको क्या कहते हो, एक के बाद एक फीलिंग्स उठ रही हैं आपके मन में, तो क्या कहोगे। हीव का मतलब ठंडी सांस लेना, रुको मैं इसको मिटा के फिर बताता हूँ। हाँ, हीव का मतलब ठंडी सांस लेना, ये फीलिंग वाला नहीं है। पिच्ड यहाँ लगेगा नहीं भैया किसी कीमत पर, ठीक है ना, पिच का कोई लेना देना नहीं। सर्ज का मतलब ये लग सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, उफनाना। सर्ज का मतलब क्या होता है, उफनाना। जैसे नदी है तो बारिश होती है तो नदी उफनाती है, ऐसे ही जब आपके मन में भावनाएं उठती हैं तो भावनाएं उफनाती हैं, उठ रही हैं, बहुत सारी भावनाएं उठ रही हैं, ठीक है। और स्लैम्प तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है जी, स्लैम्प लगा दोगे तो फिर धोखा हो जाएगा। स्लैम्प का मतलब होता है बहुत ज़ोर से प्रहार करना किसी चीज़ पर, ठीक है। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन आया यहाँ पे, सर्ज का आया, ठीक है। आगे बढ़ें 70 क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 70 में है वी हैड अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ठीक। तो हमारा टाइम था वो बड़ी ही पीस एंड गुडविल का टाइम था। अ टाइम आई विल डैश एज लॉन्ग एज आई लिव, तो एक दौर था पीस एंड गुडविल का, सब एक शांति रहती थी, सब एक दूसरे का भला चाहते थे, शुभकामनाएं दिया करते थे एक दूसरे को, ठीक है, सब सबके शुभचिंतक हुआ करते थे। वो समय मैं अपनी लाइफ भर एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मैं उसको भूलूंगा नहीं, याद रखूँगा, यही तो कह रहा होगा आदमी। तो द टाइम आई विल एस्टीम यहाँ नहीं होगा, आई थिंक में यहाँ नहीं होगा, रिमेंबर होता तो आ जाता, तो रिमेंबर के बदले में चेरिश आ गया, ये आ सकता है, केयर यहाँ लगेगा नहीं। चेरिश का मतलब क्या होता है, कोई भावना, ये चेरिश मतलब कोई फीलिंग है, कोई भावना है आपके मन में जिसे आप बहुत दिनों तक संजोए रहते हैं, उसको कहते हैं चेरिश करना। अगला वर्ड है फिर बोला मैं अगला वर्ड, ये क्वेश्चन है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, फॉर ईच क्वेश्चन 4 डैश आर गिवन एज ऑप्शंस। आपको ऑप्शन के रूप में 4 क्या दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं। अल्टरनेटिव होगा कि अल्टरेशन होगा कि अल्टरनेट होगा या अल्टरकेशन होगा। तो पहले सारे अल्टर का मतलब समझ लो। तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, यही आपका ऑप्शन हो गया। 4 अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, विकल्प हो गया। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरेशन होता है बदलाव, ठीक है ना। देखिएगा अल्टर से बने हुए ये सारे वर्ड नोट कर लीजिएगा कहीं पे, बदलाव। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक छोड़कर, जैसे मंडे को आए ट्यूसडे नहीं आए, वेडनेसडे को आए थर्सडे नहीं आए, फ्राइडे को आए सैटरडे नहीं आए, तो ये अल्टरनेट होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और अल्टरकेशन क्या होता है, अल्टरकेशन का मतलब भैया होता है विवाद। आज विवाद के बहुत सारे वर्ड मिले हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या होगा, सबसे सुटेबल होगा आपका अल्टरनेटिव, मतलब विकल्प। 4 अल्टरनेटिव्स दिए हैं। क्लियर हो गई बात 71 की। अब आ जाओ 72 में। 72 में क्या करें, ड्यूरिंग हर वेकेशन, उसकी छुट्टियों के समय, शांता डैश हर मदर व्हेन शी वेंट टू वर्क इन द मॉल, ठीक है ना। तो वो क्या करती थी, बोलो। जब ये मॉल वगैरह जाती थी काम करने के लिए, तो गर्मी की छुट्टियों में शांता अपनी माँ के डैश डैश डैश, तो शांता अबंडन्ड हर मदर, उसको छोड़ दी थी, ना एसोसिएटेड, ना आइसोलेटेड, ना अकम्पनीड, हाँ ये होगा। तो अपनी माँ के साथ वो जाया करती थी जब वो मॉल में काम करने जाया करती थी। तो 72 का क्या हो गया, डी हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने CHSL 2020 के जितने भी फेलर्स थे, हमने क्या किए, इनके सारे के सारे फेलर्स का मतलब क्या हुआ, 72 फेलर्स हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। तो ये 72 फिलर्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही वाले क्वेश्चन फिर से आ जाएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और इनको करने के लिए जो 2 चीज़ें मैंने बताई, ये 72 क्वेश्चन करने के पीछे पर्पज़ क्या था कि जो टेक्निक होती है वो आपको बताना। टेक्निक 2 चीज़ें कल मैंने आपसे जिक्र किया था। एक तो आपको ग्रामर लगाना है, और 72 क्वेश्चंस इस बात के गवाह हैं कि ग्रामर कितने में लगी। तो ग्रामर बहुत कम में ही लगी है। हमको लगता है 72 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ग्रामर से लगे होंगे। बाकी 52 क्वेश्चन क्या है, कंटेक्स्ट, वर्ड अपने कंटेक्स्ट में फिट हो रहा है, ठीक है ना। सारे के सारे वर्ड कंटेक्चुअल फिट हुए हैं। कहीं डॉक्टरों से रिलेटेड है, बीमारी से रिलेटेड है तो कैसा वर्ड होगा, ज़्यादातर साइंटिस्ट से रिलेटेड होगा तो रिसर्च करेगा। इसी तरह से आप कंटेक्स्ट देखिए, कंटेक्स्ट को देख करके ही आप वर्ड उसी हिसाब से लगाइए। वर्ड कभी कभी सेम मीनिंग के 2-3 वर्ड दिए रहते हैं, तो उसमें से कौन उस जगह पर सुटेबल होगा। और भरने में एक तो और कि इस वर्ड के पीछे कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, कौन सा प्रीपोजिशन नहीं लगता है, कई बार इससे भी बड़ी हेल्प मिलती है। तो ये दो पॉइंट्स पर, 2 पहलुओं पर आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा, एक ग्रामर का और कंटेक्स्ट का। ग्रामर कहीं कहीं पर ही लगती है, कंटेक्स्ट ज़्यादा लग रहा है। तो अपने आप कॉमन सेंस को बढ़ाइए। कंटेक्स्ट लगाने में आपको कॉमन सेंस और वोकैब की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक ही वर्ड के डिफरेंट यूज, जैसे अभी अल्टर आया था तो अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, अल्टरकेटिव, अल्टरकेशन, ये सब तमाम अलग अलग वर्ड थे। तो इनमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस हो जाता है, इसी से आपका काम बन पाएगा, ठीक है। तो ये 72 क्वेश्चन इसलिए थे कि आप फेलर्स को करने की स्ट्रेटजी को सीख लीजिए और इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और ताकि आगे के क्वेश्चन आप इसी तरह आराम से कॉमन सेंस लगा करके प्रैक्टिस के ज़रिए आप कर लीजिए, ठीक है। तो अब फिर अगली बार हम लोग मिलेंगे। अब ये फेलर तो हम लोग कर चुके हैं, फिर कुछ और CHSL 2020 का ही परमानेंट सेगमेंट लेंगे कोई, उसमें भी 72 क्वेश्चन होंगे जो दूसरे में हम लोग करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।